जिस दिन मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ उसी दिन कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की ने मुझे पूरे 4 मिलियन युआन देकर 3 साल के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बना लिया। उस टाइम मेरे लिए ये बस एक डील थी, एक सीधा सा समझौता जिसमें पैसे थे और बदले में मुझे उसका नाम लेकर उसके साथ रहना था। लेकिन धीरे धीरे ये 3 साल ऐसे बीत गए कि मैं खुद ही भूल गया कि ये रिश्ता असली नहीं है। मैं सच में उसे अपनी पत्नी समझने लगा था और दिल से उसके साथ जुड़ गया था। आज सुबह जब मैं आधा सोया हुआ था और आधा जागा हुआ, तब बिना सोचे मैं उसके बेड में घुस गया, जिस पर उसने बिना एक सेकंड भी सोचे मुझे इतनी जोर से लात मारी कि मैं सीधे नीचे गिर गया। मुझसे दूर रहो, उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। और फिर मैं वही इंसान था जिसने पिछले 2000 दिन और रातें उसके साथ ऐसे ही बिताई थी, फिजिकल और इमोशनल टॉर्चर झेलते हुए, उसकी हर बात मानते हुए, उसकी हर जरूरत पूरी करते हुए। मैंने खुद को इतना दबा दिया था कि मेरी अपनी कोई वैल्यू ही नहीं बची थी। आज आखिरकार मैं अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था, मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। स्टेला, चलो डिवोर्स लेते हैं। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, ब्रेकफास्ट टेबल पर जो गर्माहट थी वो एकदम से ठंडी पड़ गई। कमरा शांत हो गया और हवा तक रुक गई। जैसे तुम पक्का हो इसके बारे में? उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी थी लेकिन साथ में ठंडापन भी। अगर तुम डिवोर्स फाइल करते हो तो तुम्हें मुझे पूरे 4 मिलियन युआन देने होंगे, और अगर तुम पैसे नहीं दे पाए तभी मैं तुम्हें सीधा वापस जेल भेज दूंगी। उसकी आवाज में साफ धमकी थी, कोई मजाक नहीं था उसमें। वो मुझे जाने नहीं देना चाहती थी, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। इन 3 सालों में वो इस बात की आदी हो गई थी कि उसके आसपास हमेशा एक इंसान रहता है जिसका नाम एली है, जो उसकी हर बात मानता है। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिला दिया। चलो करते हैं। अगर हम उसके वापस आने तक रुके तो चीजें और ज्यादा गंदी हो जाएंगी। मैंने शांत आवाज में कहा, इन 3 सालों में जो भी तुमने किया उसके लिए धन्यवाद। मैं 1 साल के अंदर 4 मिलियन वापस करने का तरीका ढूंढ लूंगा। क्या तुम आज फ्री हो? हम आज दोपहर ही पेपर वर्क खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसका प्राइड इतना बड़ा था कि वो मुझे एक और मौका देने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। और फिर हम दोपहर तक भी इंतजार नहीं करते। सिविल अफेयर्स ब्यूरो खुलने के सिर्फ 10 मिनट बाद हम दोनों डिवोर्स लेकर बाहर निकल आते हैं। स्टेला एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखती, वो सीधे अपनी कार में बैठती है और चली जाती है। मैं बाहर अकेला खड़ा रह जाता हूँ, आंखों में हल्की सी कड़वाहट और अंदर खालीपन लिए। आगे वो मुश्किल से 200 मीटर ही गई होती है कि तभी उसका फोन बजता है, जिस पर वो गाड़ी साइड में रोकती है और कॉल उठाती है। जैसे ही वो फोन उठाती है, दूसरी तरफ से एक आवाज आती है जो जानी पहचानी भी है और अजीब सी दूर भी लगती है। स्टेला, कल रात तुम्हारा फोन उसने क्यों उठाया? मैं बहुत एक्साइटेड था तुम्हें बताने के लिए कि मैं जल्द ही वापस आ रहा हूँ, लेकिन जब मैंने बात खत्म की तो जवाब उसने दिया कि उसे समझ आ गया। ये मत कहना कि तुम दोनों पहले से ही ट्राई, अपनी गंदी सोच अपने पास रखो। मैंने कल रात अपना फोन नीचे छोड़ दिया था और कुछ मैं बिजी हूँ। जिसे सुनकर स्टेला को उसके साइड से एक औरत की आवाज सुनाई देती है और फिर बिना एक सेकंड लगाए वो कॉल काट देती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने कभी ऐसे बेशर्म टू टाइमिंग आदमी के लिए फीलिंग्स रखी थी। डिवोर्स का झटका और ट्रॉय का घिनौना कॉल दोनों मिलकर उसका मूड पूरी तरह खराब कर देते हैं। अब उसका काम पर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। पहली बार वाइस प्रेसिडेंट स्टेला बिना कोई वजह बताए गायब हो जाती और फिर वो अपनी कार घुमाती है और सीधे घर की तरफ निकल जाती है। घर पहुंचते ही वो बिना रुके सीधे बेडरूम में जाती है। डायना, जो अभी तक उठी नहीं थी, पर लेटी हुई सिर तिरछा करके अपनी बेटी को देखती है और फिर स्टेला अचानक उसे कसकर गले लगा लेती है। मॉम, मेरा और एली का डिवोर्स हो गया। आगे ठीक 11 बजे तक स्टेला लिविंग रूम के सोफे पर बैठी होती है, लेकिन ये उसकी मर्जी से नहीं है। उसके सामने उसके माता पिता बैठे हैं और पूरा इंटरोगेशन चल रहा है। वॉरेन हमेशा से अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार देने वाला रहा है, लेकिन आज वो उसकी तरफ से एक भी शब्द नहीं बोलता। वो बस चुपचाप बैठकर अपनी बेटी को डांट खाते हुए देखता रहता है। स्टेला, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे पास कितना अच्छा था। ये छोड़ो कि तुम सालों से एली को दबाकर रखती आ रही हो। तुमने डिवोर्स होने ही कैसे दिया? तुम इतने सालों से काम में स्मूथ चल रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पीछे से कौन संभाल रहा था? तुम्हारा कौन सा प्रोजेक्ट था जो एली ने आधी रात को बैठकर पूरा नहीं किया? घर में भी उसने तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा, और सच कहें तो ये उसकी टैलेंट की बहुत बड़ी बर्बादी थी। वो हर दिन खाना बनाता था, हर रात तुम्हारे लिए बात तैयार करता था। मुझे साफ याद है कुछ टाइम पहले किसी ने मुझसे कहा था कि घर में एक आदमी होना कितना अच्छा लगता है, और अब वही इंसान कह रहा है कि उसने उसे डिवोर्स दे दिया। लगता है एली ने कई जन्मों का बुरा कर्म किया होगा जो उसे तुम्हारे जैसी इंसान मिली। डांट सुनकर स्टेला का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, जिस पर वो अपने कंधे सीधा करती है और पलटकर जवाब देती है, मैं आपकी बेटी हूँ या एली? चलो मैं साफ कर देती हूँ, एली ने डिवोर्स फाइल किया था, आपकी बेटी को छोड़ा गया है। ये सुनते ही वॉरेन का गुस्सा भड़क उठता है। वो तुरंत अपना फोन उठाता है, एली को कॉल करके जवाब मांगने के लिए, जैसे उसकी बेटी उस छोटे से लड़के के लायक ही नहीं थी। लेकिन वो नंबर डायल भी नहीं कर पाता कि तभी डायना उसे गुस्से में रोक देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एली को कॉल
करने की अगर एली ने बता दिया कि स्टेला के दिल में पूरे टाइम कोई और था तो क्या वो बस बैठी नहीं थी उस ट्रॉय के वापस आने का इंतजार करते हुए? तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं था, तुम्हें लगता है एली को पता नहीं था। स्टेला, मैं अभी साफ साफ कह रही हूँ, अगर तुमने ट्रॉय के साथ रहने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे सारे शेयर वापस ले लूंगी, फिर देखते हैं वो तुम्हें कितनी जल्दी बाहर फेंकता है। वो शेयर पापा के हैं, जाकर उनसे पूछ लो कि क्या वो तुम्हें देने की हिम्मत रखते हैं। जिस पर डायना वॉरेन को एक तीखी नजर से देखती है। वॉरेन तुरंत समझ जाता है और इस बार वो अपनी पत्नी का साथ देता है। वो स्टेला की तरफ मुड़कर हल्के गुस्से में कहता है, तुम्हारी माँ और मैं एक ही बात पर है, हम तुम्हें और ट्रॉय को कभी अप्रूव नहीं करेंगे। स्टेला अपने माता पिता की तरफ देखती है, उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा होता है और फिर वो दांत भींचकर बोलती है, ये बात नहीं है कि एली आपकी बेटी को नहीं चाहता, सच ये है कि एली अब मुझे नहीं चाहता। कल रात ट्रॉय का कॉल आया था, उसने कहा वो वापस आ रहा है और मुझसे शादी करना चाहता है। फोन एली ने उठाया था और आज सुबह एली ने डिवोर्स फाइल कर दिया। तो मुझसे बात करने का क्या मतलब है? जब भी कुछ अच्छा होता है आप सब वैसे भी एली के पास ही भागते हो। लेकिन डायना को स्टेला की इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी बेटी को ऐसे देखती है जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे ये छोटे छोटे खेल नहीं समझती, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो ट्रॉय वापस आ रहा है ना? ठीक है, कल से मैं तुम्हारा अपार्टमेंट आधे दाम में बेच रही हूँ। अब जब तुम डिवोर्स हो चुकी हो तुम घर वापस आओगी। अगर तुम रात के 9 बजे के बाद उस दरवाजे से अंदर आई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। इसके बाद तुम जिससे चाहो डेट कर सकती हो, लेकिन ट्रॉय को छोड़कर किसी को भी। मैं अभी यही फैसला कर रही हूँ और आज तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं एली से मिलने जा रही हूँ और उससे जवाब लूंगी। मुझे जानना है कि उसने डिवोर्स फाइल क्यों किया। स्टेला, बेहतर होगा तुम दुआ करो कि एली मुझे सच्चाई न बताए। ये कहकर डायना खड़ी हो जाती है और वॉरेन को एक सख्त नजर से देखती है। मतलब साफ था, अगर उसने स्टेला को बाहर जाने दिया तो उसका दिन खराब होना तय है। डायना मिलिट्री ट्रेनिंग वाली है, वो घुमा फिराकर बात नहीं करती और उससे स्टेला को प्यार से मनाने का कोई इरादा नहीं है। ये काम वॉरेन का है। अगर इस घर में वो आयरन फिस्ट नहीं बनेगी तो कोई भी इस लड़की को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और फिर डायना अपने कमरे में जाती है और वापस एक प्रॉपर्टी डीड लेकर आती है। वो आंखें सिकोड़कर स्टेला को देखती है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा अंकल आकर तुम्हें जबरदस्ती घर ले जाए तो ठीक है, वरना यहीं रुको। मैं आज ही वो अपार्टमेंट बेच रही हूँ और फिर एली को ढूंढने जा रही हूँ। उसके बाद तुम जो करना चाहो करो, मैं वैसे भी अडॉप्टेड हूँ। जाओ अपने प्यारे बेटे एली को ढूंढो। लेकिन डायना उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। वो दरवाजा खोलती है और बिना पीछे देखे बाहर निकल जाती है। उधर मैं सड़क पर यूं ही भटक रहा होता हूँ बिना किसी आइडिया के कि कहाँ जाना है। तभी मेरा पुराना सा फोन अचानक बज उठता है। मैं स्क्रीन की तरफ देखता हूँ, उस पर लिखा होता है मदर इन लॉ, जिसे देखकर मेरे माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ जाता है। कांपते हुए हाथों से मैं कॉल उठाता हूँ। हेलो, तू छोटा सा गुंडा, क्या मैं तुझ पर ज्यादा ही मेहरबान हो गई हूँ? एक बार और मुझे हेलो बोलकर दिखा, मैं अभी बेस पर कॉल करके तुझे उठवा लूंगी। मॉम सॉरी। हाँ अब ठीक है, दोपहर हो गई है और मुझे पूरा यकीन है कि तूने अभी तक कुछ खाया नहीं है ना? मैं कॉमन टेबल पर इंतजार कर रही हूँ, हमें इस डिवोर्स के बारे में बात करनी। तेरे पास 10 मिनट है। अगर तू नहीं आया, मुझे पता है अगर मैं लेट हुआ तो आप सैनिक भेज दोगी। 10 मिनट मैं दौड़कर भी पहुंच जाऊंगा। दोपहर की गर्मी बहुत तेज होती है, मुझे कोई कैब नहीं मिलती तो मैं पूरा रास्ता दौड़ता हूँ। जब मैं प्राइवेट डाइनिंग रूम में घुसता हूँ तब डायना अपना फोन निकाल रही होती है, कॉल करने ही वाली होती है। वो मुझे देखती है, मैं हाँफ रहा होता हूँ, पसीने में पूरा भीगा हुआ, और फिर वो हल्का सा सिर हिलाती है। बुरा नहीं, डिवोर्स के बाद भी तुम मुझे सीरियसली लेते हो। अब मुझे बताओ तुमने स्टेला को डिवोर्स क्यों दिया? अच्छी तरह सोचकर जवाब देना। गलत जवाब दिया तो हो सकता है मैं सच में तुम्हें मार दूं। उसकी बात सुनकर मैं घबरा जाता हूँ और झूठ बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे एक मेडिकल प्रॉब्लम है, मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता। जिसे सुनते ही वो तुरंत बोलती है, तो फिर अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं। मैं स्टेला को कॉल करती हूँ, उसे भी वहीं बुला लेते हैं। तभी मुझे समझ आ जाता है कि डायना के सामने मेरे पास कोई चाल नहीं चलती। हॉस्पिटल जाना मेरे लिए बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। अगर उसे पता चल गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा काम तमाम है। मैं एक लंबी सांस छोड़ता हूँ, कुर्सी पर ढीला पड़ जाता हूँ और धीरे से बोलता हूँ, आहे मेरा और स्टेला का मैरिज बस एक ट्रांजैक्शन था। कई साल पहले मैं पूरी तरह टूट चुका था। मेरी माँ को सर्जरी के लिए 4 लाख युआन चाहिए थे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं स्टेला के पास गया और उससे मदद मांगी। हमने शादी कर ली, लेकिन उसके पास मेरे खिलाफ पकड़ थी और उसने उसका पूरा फायदा उठाया। मैंने उसकी मदद की तुम्हें और वॉरेन को संभालने में। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, मैं उसे और रोक नहीं सकता। मुझे पता है डायना के सामने खेल खेलने का कोई फायदा नहीं है, हर बार उल्टा ही पड़ता है। इसलिए मेरे पास सच बोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन सच बताते हुए भी मैं कोशिश करता हूँ कि सारा दोष मेरे ऊपर ही आए। लेकिन डायना का ध्यान कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बिल्कुल नहीं जाता। वो भौहें सिकोड़ती है और एक अलग ही बात पकड़ लेती है, मैं बूढ़ी हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मॉम, आप तो बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं है। बाहर के लोग तो आपको और स्टेला को बहनें समझते हैं। ये सुनकर डायना थोड़ा संतुष्ट हो जाती है। वो पीछे टिककर बैठ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, मेरे हिसाब से वो 3 साल तो बस डेटिंग जैसे थे। स्टेला में खामियां हैं, ये तो साफ है। वो पूरी तरह मैस है, लेकिन खुद को बहुत नीट बताती है। लाइफ स्किल्स 0 है, अच्छी शक्ल और ठीक ठाक एजुकेशन के अलावा उसके बारे में कहने लायक कुछ खास
खास नहीं है। सच बताओ, तुम्हारे मन में स्टेला के लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। इतने साल साथ रहे हो, एक कुत्ता भी आदत बन जाता है ना? मतलब तुम कुत्ते नहीं हो। मेरा मतलब स्टेला है। डायना लगातार दबाव डालती रहती है। मेरे माथे का पसीना रुकने का नाम नहीं लेता। मैं अपना माथा पोंछता हूँ और धीरे से बोलता हूँ, मॉम, आपको पता है मैं कहाँ से आता हूँ। अगर स्टेला के पास मेरे खिलाफ पकड़ नहीं होती तो उसकी जैसी लड़की इस जिंदगी में मेरी तरफ देखती भी नहीं। ये सब चीजें स्टेटस पर डिपेंड करती है ना? भले ही मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है। तभी डायना तुरंत पूछती है, तुम उस ट्रॉय की बात कर रहे हो? ट्रॉय को बस विजनरी ग्रुप के वो शेयर चाहिए जो स्टेला के पास है। सिर्फ स्टेला जैसी भोली लड़की ही ये सोच सकती है कि उसका प्यारा ट्रॉय सच में उससे प्यार करता है। तुम बिना मुझे बताए डिवोर्स फाइल कर देते हो। अब क्या होगा? ट्रॉय वापस आएगा और वो बेवकूफ लड़की सीधे आग में कूद जाएगी। वॉरेन ने पूरी जिंदगी जो बनाया वो सब ट्रॉय के परिवार को दे देगी। काश मेरे पास एक बेटा होता। ये सुनकर मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। सिर हिलाऊं तो भी गलत और मना करूं तो भी गलत। अच्छी बात ये होती है कि डायना इस बात को ज्यादा नहीं खींचती। वो अपने बैग में हाथ डालती है और एक मोटा सा लिफाफा टेबल पर फेंक देती है। 1 लाख युआन। डिवोर्स तो डिवोर्स है। मैं कोई छोटी सोच वाली इंसान नहीं हूँ। तुमने मुझे 3 साल तक मॉम कहा है। अब तुम मेरे दामाद नहीं हो, लेकिन फिर भी मेरे आधे बेटे जैसे हो। स्टेला की छोटी छोटी हरकतें मुझे पता है। अगर उसने तुम्हें 10,000 भी दिए होंगे तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगी। ये लो और इसे इस्तेमाल करो और शहर छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। जब कभी मुझे और वॉरेन को मदद की जरूरत होगी तुम्हें आना पड़ेगा। अगर तुमने मना किया तो मैं पूरा बेस तुम्हारे पीछे लगा दूंगी। नहीं नहीं, मैं मना नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं पैसे ले लेता हूँ। इसका मतलब है कि अब मैं उस पर एहसानमंद हो गया हूँ और ये छोटा एहसान नहीं है। लेकिन सच ये है कि मैं उसे मना करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। मैं काफी समय से जानता हूँ कि डायना कितनी खतरनाक है। खाने के दौरान अचानक डायना मुझसे पूछती है, क्या स्टेला विजनरी ग्रुप में खुद को संभाल पा रही है? मैं मुंह में खाना भरे हुए ही सिर हिलाता हूँ, जिसे देखकर डायना के चेहरे पर संतोष आ जाता है। हैंडसम, टैलेंटेड, स्टेला के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच। वो हल्का सा मुस्कुराती है और आंखें सिकोड़ती है। कैसा रहेगा अगर तुम वापस विजनरी ग्रुप ज्वाइन कर लो? मैं वॉरेन से कहकर तुम्हें हेड ऑफ प्लानिंग बना सकती हूँ। मैं कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिला देता हूँ। अरे मॉम, अगर मैं वापस गया तो स्टेला यही सोचेगी कि मैं उसके पीछे पागल होकर भाग रहा हूँ। हमारा डिवोर्स हो चुका है, हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। वैसे भी विजनरी ग्रुप में ज्यादातर स्टाफ को मेरे और स्टेला के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन टॉप एग्जीक्यूटिव्स सब मुझे पहचानते हैं और ऊपर से वो भी वापस आ रहा है। आखिर मैं स्टेला का एक्स हस्बैंड हूँ। अपनी एक्स वाइफ को किसी दूसरे आदमी के साथ चलते हुए देखना ये ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं आराम से सह सकूं। तो प्लीज मॉम, मुझे इस सब से बचा लो। ये सुनकर डायना के चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा गिर जाता है। वो हल्की सी सांस छोड़ती है। तुम जानते हो, तुम्हारा जो ये शांत वाला प्राइड है, तुमने उसे पूरा का पूरा हम पर खर्च कर दिया और उस बेवकूफ लड़की पर एक बूंद भी नहीं। उसे अभी भी लगता है कि तुम जो कुछ भी कर सकते हो वो सब उसी ने तुम्हें सिखाया है। खैर, अब जब तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा और स्टेला का रिश्ता खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम तुरंत किसी और के साथ जुड़ जाओ। अगर तुम्हें कोई पसंद आए तो मुझे बताना। अगर तुम्हारी चार्म काम नहीं आई तो हम पैसे फेंकेंगे जब तक वो हाँ नहीं कह दे। मैं अभी किसी चीज की तलाश में नहीं हूँ। पहले मैं अपनी हालत संभालूं, फिर शहर में एक घर खरीदूं, उसके बाद शायद डेटिंग के बारे में सोचूंगा। मॉम, आपको महजोंग के लिए लेट हो जाएगा। ये आंटी रोजी का चौथा कॉल है। तभी टाइम पर डायना का फोन फिर से बजता है। डायना कॉल उठाते ही बोल पड़ती है, तुम बस कॉल पे कॉल करती रहती हो। क्या एक औरत अपने दामाद के साथ आराम से खाना भी नहीं खा सकती? रुको, मैं आ रही हूँ और आज तुम्हारे सारे पैसे जीत कर ले जाऊंगी। क्या एली तुम्हारे साथ है? उसे भी साथ लाना। मुझे उस लड़के को थोड़ा प्यार करना है। हाँ, वो लड़का तो कमाल का खाना बनाता है। एली, आंटी रोजी पूछ रही है कि तुम आ रहे हो या नहीं। मैं नहीं आ पाऊंगा आंटी रोजी, मुझे आज दोपहर कुछ काम है। मुझे स्टेला के लिए ग्रोसरी खरीदनी है। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं मैं वहीं जम जाता हूँ। तो ये सच में आदत बन चुकी है। उधर फोन पर आंटी रोजी गुस्से में बोलती है, ओह डायना, तुम अभी के अभी यहाँ आओ। और फिर बस एकदम से तूफान जैसी डायना वहां से चली जाती है। वो अपनी सिंपल सी ऑडी A6 में बैठकर निकल जाती है। मैं फिर से सड़क पर खड़ा होता हूँ, चेहरे पर कड़वाहट लिए, और फिर मैं अपनी मुट्ठी कस लेता हूँ। अब एक नई जिंदगी शुरू होगी। चलो पहले सिगरेट खरीदते हैं। मैं खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सिगरेट का पैक लेने के बाद मैं एक रियल एस्टेट एजेंसी की तरफ जाता हूँ, रहने के लिए जगह देखने। आखिरकार मैं एक टॉप फ्लोर डुप्लेक्स चुनता हूँ। थोड़ा महंगा है जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, लेकिन सही लगता है। 4 मिलियन युआन का कर्ज ऐसे छोटे छोटे खर्च बचाकर नहीं चुकाया जा सकता। अगर मुझे ये कर्ज खत्म करना है तो सिर्फ बचत से काम नहीं चलेगा। उधर स्टेला लगभग टूटने की कगार पर है। उसका अपार्टमेंट बेच दिया गया है और डायना उसे ये खबर ऐसे देती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो अपार्टमेंट उसने महजोंग के गेम में आंटी रोजी से हार दिया। अगर स्टेला को कोई प्रॉब्लम है तो वो जाकर आंटी रोजी से बात कर सकती है। स्टेला ने हमेशा आंटी रोजी से दूरी बनाकर रखी है। ये औरत बचपन से उसे मजबूर करती रही है कि वो उसे सिस बुलाए, और ये बेशर्म औरत तो उससे ये तक पूछती रहती है कि मैं बेड में कैसा हूँ। स्टेला, जो इस मामले में बिल्कुल
बिल्कुल अनएक्सपीरियंस्ड है, कभी समझ ही नहीं पाती क्या जवाब दे। इस मामले में स्टेला एकदम कोरी कागज जैसी साफ है। अब स्टेला अपने बेड के किनारे बैठी खाली नजरों से देख रही है। क्या वो सच में ट्रॉय को पसंद करती है या फिर वो बस एक जगह था जहां उसने अपनी फीलिंग्स रखती थी। वो सालों से विदेश में था और समय ने धीरे धीरे सब कुछ फीका कर दिया। जब हमारी शादी हुई थी तब वो उसके साथ रात देर तक कॉल पर बात करती रहती थी। फिर धीरे धीरे वो टाइम कम होता गया, पहले 1 घंटा और आखिर में बस मेरा एक कॉल, डिनर रेडी है, इतना काफी था कि वो तुरंत कॉल काट दे। और फिर हर महीने के उसके सबसे मुश्किल दिनों में मैं सुबह जल्दी उठकर उसके लिए फिश हेड टोफू सूप या फिर स्पेयर रिब ब्रॉथ बनाता था। मैं उसके लिए एक थर्मस में अदरक और वुल्फबेरी वाली चाय भरता था और उसे ऑफिस ले जाने के लिए देता था। और फिर अचानक स्टेला खुद को पूरी तरह खोया हुआ महसूस करने लगती है। उसके दिमाग में ट्राई की इमेज धीरे धीरे धुंधली होने लगती है और मेरी यादें साफ होती जा रही होती है। ये चीज वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती है। आखिर उसे मैंने छोड़ा है। उसे ये मानना ही मंजूर नहीं कि वो मेरे बारे में इस तरह सोच रही है, जिसे सोचकर वो टूटने के कगार पर पहुंच जाती है। और फिर अचानक वो अपनी चाबी और फोन उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। बार के अंदर पहुंचकर स्टेला चारों तरफ का अजनबी माहौल देखती है। वो खुद को जबरदस्ती उस जगह में ले आती है जहां वो कभी आना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे कोई आउटलेट चाहिए था। जितना वो पीती है उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। कितनी बेवकूफी है, वो अभी भी एली नाम के उस इंसान के बारे में सोच रही है। ठीक है, वो खाना अच्छा बनाता है, घर साफ रखता है, कपड़े परफेक्ट तरीके से धोता है। ठीक है, वो अच्छा दिखता है, लेकिन उसके पास और क्या है? सबसे बड़ी बात, उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो डिवोर्स फाइल करे? उसने स्टेला को छोड़ दिया। इतनी नशे में डूबी हुई उसे ये भी समझ नहीं आता कि उसके दिमाग में ट्रॉय का नाम तक नहीं है। तुम जैसी खूबसूरती को नशे में होने के लिए शराब की जरूरत नहीं है। क्या मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक खरीद सकता हूँ? पता नहीं कितने आदमी उसके पास आ चुके हैं, लेकिन वो बस शांति से पीना चाहती है। वो उस आदमी की तरफ देखती है, लगभग 40 साल का, पूरा डिजाइनर कपड़ों में। स्टेला भौहें चढ़ाती है। मेरी सालाना सैलरी 6 डिजिट में है। मेरी घड़ी की कीमत 1 मिलियन से ज्यादा है। मेरे परिवार में डिप्टी ब्यूरो लेवल का रिश्तेदार है। क्या तुम्हें लगता है मुझे तुमसे ड्रिंक लेने की जरूरत है? वो आदमी बस मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। उसके टोन से ही समझ आ गया था कि वो पूछ नहीं रही थी, सीधा बता रही थी जो कुछ वो आदमी दिखा रहा था। वो सब पहले से ही उसके पास था। जैसे ही स्टेला उठकर जाने लगती है, तभी एक और जवान लड़का उसके पास आकर बैठ जाता है। अरे ऐसे मत जाओ, मेरे दोस्त सब देख रहे हैं, चलो एक ड्रिंक साथ में लेते हैं। अकेले पीना कितना अकेलापन होता है ना। वैसे तुम्हारी टांगे काफी अच्छी है, थोड़ा करीब से देख सकता हूँ। दफा हो जाओ। स्टेला सीधे अपना ड्रिंक उसके चेहरे पर फेंक देती है। दूर बैठे वही मिडिल एज आदमी जो जा रहा था, वो वापस मुड़कर पास ही बैठ जाता है, जैसे वो अपने हीरो बनने के मौके का इंतजार कर रहा हो। उधर वो जवान लड़का पूरी तरह बेइज्जत हो जाता है। उसका गुस्सा भड़क उठता है। तुम समझती क्या हो खुद को? वो हाथ उठाता है, लेकिन उसका हाथ पड़ने से पहले ही कोई उसकी कलाई पकड़ लेता है। एक मजबूत सा जवान लड़का उसके पास खड़ा होता है। यहाँ हाथापाई करना चाहता है क्या? हर कोई वो नहीं होता जिससे तुम पंगा ले सको, समझ आया? बार के दूसरी तरफ से उसके दोस्त भी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो लड़का मिलो उनकी तरफ देखता तक नहीं। वो उस आदमी को धक्का देता है और स्टेला की तरफ मुड़कर मुस्कुराता है। सिस, आप यहाँ अकेली क्या कर रही है? स्टेला, जो अब काफी नशे में है, आंखें सिकोड़कर उसे देखती है और थोड़ा सिर तिरछा करती है। एली का छोटा भाई, उसका कोई क्लोज फ्रेंड, मेरा सरनेम सन है, मुझे मिलो बुला लो। ये बार मेरे अंकल और मेरी बहन का है। मैं यहाँ अक्सर रहता हूँ। सिस, क्या आप गाड़ी चला के आई है? रात हो चुकी है, ये सुरक्षित नहीं है। और वो लोग, वो कुछ गड़बड़ करने वाले लग रहे थे। मैंने पहले ही एली को कॉल कर दिया है, वो किसी भी मिनट यहाँ पहुंच जाएगा। एली आ रहा है। ये सुनते ही स्टेला का दिल अचानक तेज धड़कने लगता है। वो लड़खड़ाते हुए बाहर की तरफ बढ़ती है। ये क्या हो रहा है? जितना वो उसे नहीं देखना चाहती, उतना ही वो उससे दूर नहीं जा पा रही। लेकिन स्टेला का यूं निकल जाना बाकी लोगों को मंजूर नहीं होता। वो उसे रोकते हैं और जवाब मांगते हैं, जिस पर मिलो एक कुर्सी उठाकर उनकी तरफ इशारा करता है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं ऊपर जाकर अपने लोगों को बुलाता हूँ। यहाँ नीचे प्रॉब्लम हो रही है। मेरी सिस के अंकल इस शहर के पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो चलाते हैं। अब सोच लो, क्या सच में यहाँ तमाशा करना चाहते हो? ये सुनते ही वो लोग समझ जाते हैं कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है और फिर चुपचाप पीछे हट जाते हैं। दूर बैठा वो मिडिल एज आदमी ये सब देखता है। उसका हीरो बनने का मौका हाथ से निकल जाता है और वो साफ निराश दिखता है, लेकिन फिर भी वो जाता नहीं। वो देखना चाहता है कि ये औरत आखिर किसकी है। उधर स्टेला लड़खड़ाते हुए बाहर निकल रही होती है। तभी वो सामने से आते हुए किसी इंसान से टकरा जाती है और अगले ही पल वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। जैसे प्रिंसेस कैरी में वो उसे अपने सीने से मजबूती से लगाए रहता है। पीछे खड़ा मिलो मुस्कुराता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। आसपास खड़े सब लोग समझ जाते हैं उसका आदमी आ चुका है। तुम शराब पीकर गाड़ी चलाकर आई हो। अगर मिलो तुम्हें नहीं देखता तो क्या तुम खुद ही गाड़ी चलाकर घर जाती? और ऐसी जगह पर आना, अगर आज मिलो यहाँ नहीं होता तो
तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था तुम्हें अंदाजा भी है। अब चेहरा छिपाने से कुछ नहीं होने वाला। स्टेला मेरी बाहों में प्रिंसेस कैरी में होती है और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लेती है ताकि मैं उसका एक्सप्रेशन ना देख सकूं। मैं काफी कुछ भूल चुका होता हूँ और फिर मैं उसे उठाकर बाहर ले जाता हूँ, लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं ठंडी रात की हवा उसे लगती है और वो मेरे ऊपर ही उल्टी कर देती है। उस पल मेरा गुस्सा लगभग फटने वाला होता है। मैं दांत भींच कर बोलता हूँ, मुझे तुम्हें अभी के अभी मॉम के पास ले जाना चाहिए ताकि वो देख सके कि डिवोर्स होते ही तुम बार में जाकर दुख डुबो रही हो। मुझे अपनी कार की चाबी दो। स्टेला धुंधली आंखों से मुझे देखती है और जवाब देती है, वो मेरी माँ है, तुम्हारी नहीं। तो फिर ऐसा करते हैं, तुम मुझे अपनी माँ के घर छोड़ दो, मेरे पास उनके घर की चाबी नहीं है। स्टेला, क्या तुमने आज रात घर जाने का कोई प्लान भी बनाया था? अब मैं सच में गुस्सा हो रहा होता हूँ। स्टेला मेरे सीने में सिमट जाती है जैसे कोई बच्चा जिसने गलती कर दी हो, और फिर कुछ देर बाद उसकी आवाज कांपती है, एली, मेरा अब कोई घर नहीं है। मॉम ने मेरा अपार्टमेंट बेच दिया, मेरे पास अब जाने के लिए कहीं नहीं है। ये सुनकर मैं उसे अपने नए रेंट किए हुए अपार्टमेंट में ले जाता हूँ। पूरी रात मैं सोफे पर सोता हूँ और सुबह उठते ही पूरा शरीर दर्द से भरा होता है, और साथ में ये सोचकर भी बुरा लगता है कि मेरा नया बिस्तर, जिसे मैंने अभी तक इस्तेमाल भी नहीं किया, वो पहले ही उससे भर चुका है। तभी उसका फोन मुझे जगा देता है। सुबह होने से पहले ही फोन बार बार बजता रहता है। आधे सोए हुए मैं फोन उठाता हूँ और कॉल रिसीव करता हूँ, और तभी दूसरी तरफ से डायना की गूंजती हुई आवाज आती है, जब तुम घर आओगी मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगी। मैंने अभी तुम्हें कहा था कि रात को बाहर नहीं रुकना, और तुम पहले ही दिन नियम तोड़ देती हो। जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है मैं धीरे से बोलता हूँ, मॉम, मैं एली बोल रहा हूँ, स्टेला मेरे साथ है। ये सुनते ही कॉल तुरंत कट जाता है। मैं फोन को देखता रह जाता हूँ, पूरी तरह कंफ्यूज। तभी एक मैसेज आता है, मैं और वॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं, स्टेला को तुम्हारे साथ रहने दो, मुझे तुम पर भरोसा है। इस बारे में कॉल करने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हें मेरे मिलिट्री कॉम्बैट ड्रिल्स का स्वाद मिलेगा। मैं फोन को घूरता रह जाता हूँ, पूरी तरह हैरान। क्या डायना को जरा भी टेंशन नहीं है? खैर, स्टेला मेरे साथ है, शायद ठीक ही होगी। आखिर हम 3 साल साथ रह चुके हैं। मैं अभी यही सब सोच ही रहा होता हूँ, तभी स्टेला चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाती है। मेरे फोन में झांक रहे हो? शादी के दौरान तो तुमने कभी चेक नहीं किया। मैं ट्रॉय से कॉल पर बात करती थी, तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, और अब जब हम डिवोर्स हो चुके हैं तो तुम्हें अचानक दिलचस्पी हो रही है। चाहो तो मैं खुद दिखा दूं। मैं उसकी तरफ मुड़कर देखता हूँ। चेहरा धुला नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं। मैं आंखें बंद करता हूँ और गहरी सांस लेता हूँ। स्टेला, अगर तुमने दोबारा ऐसा स्टंट किया तो मैं मॉम को बता दूंगा। मैं सच में कह रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। वो जानबूझकर बात को घुमा देती है। फिर वो अपना फोन उठाती है, मेरे सामने ही ब्लॉक लिस्ट खोलती है और वहाँ ट्रॉय का नंबर ब्लॉक दिखता है। फिर वो फोन सोफे पर फेंक देती है और उछलती हुई बाथरूम में चली जाती है। उसे जाते हुए देखकर मुझे एक अजीब सा फील होता है। डिवोर्स को अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और हम फिर से साथ रह रहे हैं। बाथरूम से उसकी हल्की हल्की गुनगुनाने की आवाज आती है और फिर मैं उठकर किचन की तरफ चला जाता हूँ। ब्रेकफास्ट बनाते हुए मैं उसे डायना का मैसेज बता देता हूँ। मॉम और वॉरेन ट्रिप पर चले गए हैं और घर की चाबी भी साथ ले गए हैं। मॉम कह रही है कि तुम यहाँ रह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम पहले साथ रह चुके हैं। एली, जल्दी करो, मुझे आज काम पर जाना है। उसकी इतनी बेशर्मी भरी बात सुनकर मेरा मन करता है कि मैं पेन उठाकर बाथरूम में जाऊं और उससे लड़ लूं। ये आखिर चल क्या रहा है? शादी खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, मैं 4 मिलियन युआन के कर्ज में डूबा हुआ, और फिर भी हम दोबारा साथ रह रहे हैं। मेरे अंदर की हर चीज कह रही होती है कि मुझे इसका विरोध करना चाहिए। मैं गहरी सांस लेता हूँ। जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे भी निकलना है, आज मेरा जॉब इंटरव्यू है। तभी स्टेला बाथरूम से अपना सिर बाहर निकालती है, आंखें चौड़ी हो जाती है। एली, तुम कल रात घर आए और फिर भी मेरे कपड़े धो दिए। हाँ, नया जॉब छोड़ो, बस मेरे हाउसकीपर बन जाओ। मैं सीधा जवाब देता हूँ, मैं अपनी एक्स वाइफ को उसके पुराने प्यार के साथ वापस जुड़ते हुए बैठकर नहीं देख सकता। चाहे हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट थी, फिर भी मेरे अंदर एक आदमी की इज्जत है। ओल्ड फ्लेम, तुम ट्रॉय की बात कर रहे हो। एली, तुम जल रहे हो ना? एली, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैं जवाब देता हूँ, मैं इसका जवाब नहीं देने वाला, लेकिन स्टेला रुकती नहीं। वो लगातार पूछती रहती है। मैं बहस करना छोड़ देता हूँ और किचन से ब्रेकफास्ट उठाकर बाहर ले आता हूँ। एली, बस बोल दो कि तुम जल रहे हो और मैं ट्रॉय को नहीं चुनूंगी। ठीक है, मैं जल रहा हूँ, लेकिन अभी तुम ब्रेकफास्ट खाओगी, समझी? और एक और बुरी खबर है, लगता है मुझे फिर से तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। तुम इसे अपने लिए ऑनर समझ सकती हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कल रात कितने आदमी मुझसे बात करने आए थे। अब खाना खाओ। हम दोनों में से कोई भी एक जरूरी चीज नोटिस नहीं करता। डिवोर्स के बाद हम दोनों के बात करने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। अब मैं स्टेला के सामने डर डर कर नहीं चलता, और स्टेला भी मुझे अब हायर किए हुए हेल्प की तरह ट्रीट नहीं करती। उसे डर है कि मैं बार वाली बात छेड़ दूंगा। और दूसरी तरफ जैसे ही मैं मानता हूँ कि मैं जल रहा हूँ, उसका मूड पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब उसे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। उधर अंदर ही अंदर मैं चिल्ला रहा होता हूँ, ये किसी भी ट्रेजेडी से ज्यादा खराब है जो मैंने कभी सुनी हो। लेकिन 4 मिलियन युआन का कर्ज अभी भी चुकाना है। ब्रेकफास्ट के दौरान मुझे ग्लोरी ग्रुप से रिप्लाई आता है। वो आज मिलने के लिए तैयार है, जिस पर मैं तुरंत वहां जाने के लिए निकल पड़ता हूँ, थोड़ा नर्वस होते हुए भी। जैसे ही मैं आगे बढ़कर इस नए चैलेंज का सामना करने वाला होता हूँ, तभी एक चमकदार लाल रैप्टर मेरे पास से इतनी तेजी से गुजरता है
है कि बस इंचों से मुझे मिस करता है। मेरी सारी कॉन्फिडेंस एक सेकंड में गायब हो जाती है। जब तक मैं खुद को संभालता हूँ वो दूर जाकर रुक चुका होता है। उसमें से एक औरत उतरती है, ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में, 7 से 8 सेंटीमीटर की हील्स पहने हुए। उसकी फिगर कमाल की है, स्टाइल बोल्ड है, लेकिन मेरी नजर में वो बस वही औरत है जिसने अभी अभी मुझे लगभग मार ही दिया था। मैं उसके पास जाकर कुछ बोलूं उससे पहले ही वो जल्दी से ग्लोरी ग्रुप के अंदर चली जाती है और गायब हो जाती है। मैं अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए बड़बड़ाता हूँ, ये औरत प्रॉब्लम है। मुझे साफ महसूस हो रहा है। अंदर ग्लोरी ग्रुप के एचआर इंटरव्यू रूम में मैं जाकर बैठ जाता हूँ। मेरे सामने 3 इंटरव्यूअर बैठे होते हैं, 2 आदमी और एक औरत। पूरा सेटअप ऐसा लग रहा होता है जैसे पुलिस स्टेशन में पूछताछ हो रही हो। बीच में बैठी औरत सबसे पहले बोलती है, चलो पहले अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम मैनेजर झाओ है, मैं एचआर हेड हूँ और मैं ही तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी। ये दोनों मेरे साथ बैठे लोग तुम्हारे जवाब और एक्सपीरियंस को देखेंगे और तय करेंगे कि हम आगे साथ काम करेंगे या नहीं। ग्लोरी ग्रुप में हर कर्मचारी कंपनी के साथ पार्टनर की तरह काम करता है। यहाँ कोई ट्रेडिशनल बॉस एम्प्लॉय वाला सिस्टम नहीं है और हम बाकी कंपनियों से थोड़ा ज्यादा ह्यूमन तरीके से काम करते हैं। पहले मैं तुम्हें हमारी कंपनी की पॉलिसी समझा देती हूँ, फिर तुम खुद डिसाइड कर लेना कि आगे बढ़ना है या नहीं। मैनेजर झाओ का एक्सप्रेशन काफी शांत और फ्रेंडली होता है। उसकी आवाज में जरा भी अहंकार नहीं होता, जिसे सुनकर मैं थोड़ा रिलैक्स महसूस करता हूँ। सब सुनने के बाद मैं उसे बता देता हूँ कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैनेजर झाओ मुस्कुराती है। विजनरी ग्रुप के मुकाबले ग्लोरी अपने लोगों के साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार करता है। यहाँ काम करना मतलब अपनी जिंदगी बेच देना नहीं। अब मेरे कुछ सवाल है तुमसे। जैसे तुम ये तय कर रहे हो कि हम तुम्हारे लिए सही है या नहीं, वैसे ही हमें भी देखना होगा कि तुम हमारे लिए सही हो या नहीं। तो पहले अपने बारे में बताओ। मैं हल्की मुस्कान के साथ शांत आवाज में बोलता हूँ, मेरा नाम एली है, मेरी उम्र 25 साल है और मैं डिवोर्स्ड हूँ। मेरे पास विजनरी ग्रुप के प्लानिंग डिपार्टमेंट में 3 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कई छोटे प्रोजेक्ट्स लीड किए हैं और कुछ ऐसे प्लानिंग काम में भी हिस्सा लिया है जो सीधे ग्लोरी ग्रुप से जुड़े थे। मेरी सबसे ऊंची पढ़ाई हाई स्कूल है। कॉलेज के पहले साल में ही फैमिली इमरजेंसी की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। तभी वो अगला सवाल पूछते हैं, डिवोर्स क्यों हुआ? हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं उसे रोकना नहीं चाहता था। अगर अभी तुम्हें वॉरियर वर्ल्ड के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनानी हो तो तुम कहां से शुरू करोगे? मैं तुरंत जवाब देता हूं, मुझे नहीं लगता कि वॉरियर वर्ल्ड को टारगेट करना जरूरी है। वो एक बजट ब्रांड है जिसका कस्टमर बेस मिडिल एज और बुजुर्ग लोग हैं। वो बस विजनरी के रिटेल सेक्शन को बचाने का एक तरीका है। बस मजबूरी में लिया गया कदम। ग्लोरी की असली ताकत उसके ज्वेलरी स्टोर्स और लग्जरी बुटीक में है। वॉरियर वर्ल्ड जैसा मॉडल फॉलो करना बेकार होगा और रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। आखिरी सवाल, तुमने विजनरी ग्रुप क्यों छोड़ा? मैं सीधा जवाब देता हूँ, घर से बहुत दूर था। क्या ये वजह काफी है? समझ गए, हम तुम्हें कल शाम तक जवाब दे देंगे। हम आपके साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं मिस्टर एली। मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ, अभी भी थोड़ा सा सुन सा महसूस करते हुए। मेरा एक पैर दरवाजे के बाहर होता है और तभी मैं अचानक मुड़कर पूछता हूँ, नीचे जो रेड रैप्टर खड़ी है क्या वो आपकी कंपनी की गाड़ी है? जैसे ही मैं ये सवाल पूछता हूँ पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। तीनों इंटरव्यूअर अजीब सा एक्सप्रेशन देने लगते हैं। मैनेजर झाओ अपनी सीट से उठती है। आपको चोट तो नहीं लगी मिस्टर एली? वो कंपनी की गाड़ी है, लेकिन ठीक है, जिसने भी वो गाड़ी चलाई है मैं उसे ढूंढकर 2 थप्पड़ जरूर मारूंगा। पर्सनल मत लेना। वो 8 सेंटीमीटर की हील्स पहनकर गाड़ी चला रही थी और उसने मुझे लगभग मार ही दिया था। इतना बोलकर मैं वहां से निकल जाता हूँ। पीछे तीनों इंटरव्यूअर एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इस आखिरी वाली बात को नोट्स में लिखें या नहीं। ये पहली बार नहीं है जब उनकी बॉस हील्स पहनकर गाड़ी चला रही हो। पूरी कंपनी ये बात जानती है। सुबह करीब 9 बजे के आसपास प्लाजा को क्रॉस मत करो, कभी भी गार्ड नीचे मत करो, हमेशा पैदल रास्ता ही इस्तेमाल करो। मैनेजर झाओ हल्की सी सांस छोड़ती है। मुझे ये लड़का पसंद है, इसे रख लेते हैं और देखते हैं कैसा करता है। वैसे भी हमारे पास 1 महीने का ट्रायल पीरियड है। उस दौरान बिना वजह भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है। और जहां तक लगभग गाड़ी से टकराने की बात है, उसे बॉस लेडी का हेलो कहने का तरीका समझ लो। हम सब इसके शिकार हो चुके हैं। अब तो ये ग्लोरी ग्रुप की परंपरा बन चुकी है। मैं लिफ्ट के सामने खड़ा इंतजार कर रहा होता हूँ और अभी भी थोड़ा कांप रहा होता हूँ। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या ये सब डिवोर्स का कर्मा है? एक दिन डिवोर्स, अगले दिन डायना के हाथों पिटाई, फिर स्टेला वापस आ जाती है और आज सुबह गाड़ी से कुचलते कुचलते बचा और इंटरव्यू भी मुश्किल से संभला। तभी लिफ्ट खुलती है। मैं बाहर कदम रखता हूँ। दिमाग अभी भी अजीब अजीब ख्यालों से भरा होता है और तभी कुछ नरम सा मेरे सीने से टकराता है। मैं समझ भी नहीं पाता क्या हुआ कि तभी एक जोरदार घूंसा सीधे मेरे पेट में लगता है और फिर एक तेज गुस्से भरी आवाज मेरे कान में गूंजती है, देखकर नहीं चल सकते, तुमने मुझे छुआ है, मरना है क्या तुम्हें? उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि वो मेरे बाल पकड़कर फिर से मारने की कोशिश करती है। तभी मेरा भी सब्र टूट जाता है। मैं भी उसके बाल पकड़ लेता हूँ। वो चीखती है,
है और अपनी हील सीधा मेरे पैर पर दे मारती है। मैं दर्द से चिल्ला उठता हूँ। अब मैं साफ देख पाता हूँ, ये वही औरत है जो नीचे मुझे लगभग कुचल चुकी थी। बताओ तुम किस डिपार्टमेंट में काम करते हो? मैं तुम्हें अभी के अभी निकाल देती हूँ, मुझे छोड़ो। जैसे जैसे वो बोलती है उसकी पकड़ और मजबूत होती जाती है। मैं खुद को जेंटलमैन नहीं कहता, मैं यहाँ काम ही नहीं करता। नीचे तुमने मुझे लगभग मार ही दिया था और तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। हमारे आसपास लोग इकट्ठा होने लगते हैं। तीनों इंटरव्यूअर दौड़ते हुए वहां आते हैं। वो दोनों आवाजें पहचान लेते हैं। मैनेजर झाओ ये सीन देखकर रुक जाती है। एली अभी छोड़ो। मिस लू आप भी छोड़िए, सब लोग देख रहे हैं। एली तुम पहले छोड़ो। मिस लू एक महिला है। मैं भौहें सिकोड़ता हूँ और उसे छोड़ देता हूँ, लेकिन वो छोड़ने के बजाय सीधे मेरे गले पर झपट पड़ती है। मैनेजर झाओ बीच में कूदती है, उसे समझाती है, मनाती है और आखिरकार मिस लू उसे छोड़ देती है। हम दोनों अस्त व्यस्त हालत में खड़े होते हैं और एक दूसरे को घूरते रहते हैं। तभी वो सेलिन नीचे झुकती है अपना जूता उतारकर मुझ पर फेंकने के लिए। मैनेजर झाओ उसे पकड़ लेती है, फिर वो मुझे इशारा करती है कि मैं पहले निकल जाऊं, वो बाद में कॉल करके माफी मांग लेगी। मैं ठंडी हंसी छोड़ता हूँ और लिफ्ट में चला जाता हूँ। उफ क्या मुसीबत है। उधर सेलिन अपने बाल ठीक करती है और बड़बड़ाती है, मैनेजर झाओ तुम उसे जानती हो। मैनेजर झाओ उसकी स्कर्ट ठीक करती है और धीरे से कहती है, मिस लू वो आज इंटरव्यू के लिए आया था और नीचे आपने ही उसे लगभग गाड़ी से टक्कर मार दी थी। मुझे पता है हैंडसम आदमी मुझे खराब मूड में डाल देते हैं। इतना सब होने के बाद भी मैं उन्हें छू नहीं सकती, तो फिर रखने का क्या फायदा। वो इंटरव्यू देने आया है, उसे बोलो कल से ज्वाइन करे। मेरे बाल पकड़ना, मेरी पर्सनल स्पेस में आना, बस इंतजार करो, मैं तुम्हारी जिंदगी मजेदार बना दूंगी। इतना कहकर सेलिन मुड़ती है और चली जाती है। सब लोग उसे चुपचाप जाते हुए देखते हैं, अंदर से गुस्से में, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। कमाल की कंपनी, कमाल के लोग, बस ये एक खतरनाक सीईओ छोड़कर। मैं मुश्किल से बाहर निकलता हूँ कि तभी एक मैसेज आता है, मुझे जॉब मिल गई है, मुझे आने वाले सोमवार को ज्वाइन करना है, सारे पेपर्स फ्रंट डेस्क से मिल जाएंगे। लेकिन अंदर से मुझे लग रहा होता है जैसे मैं खुद ही भेड़िए के मान में जा रहा हूँ। फिर भी मैं मना नहीं कर सकता। ग्लोरी ग्रुप ज्वाइन करना मेरे पूरे प्लान का पहला स्टेप है और सबसे ज्यादा जरूरी भी। यही वो जगह है जहाँ मुझे खुद को साबित करने का असली मौका मिलेगा। स्टेला के साथ बिताए 3 सालों ने औरतों के बारे में मेरे सारे रोमांटिक इल्यूजन तोड़ दिए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की अकेले रहते हुए अपने कमरे को इतनी बुरी हालत में रखे। स्टेला के बारे में सोचते हुए मैं डायना को कॉल करता हूँ पूछने के लिए कि वो दोनों कब वापस आ रहे हैं। वो कॉल उठाती है, ओ एली तुम्हारी मॉम अभी महजूम खेल रही है, हम बीच पर है। पीछे से महजूम की टाइल्स की आवाज साफ सुनाई देती है। मेरा ब्लड प्रेशर वही बढ़ जाता है। क्या कमाल का बहाना है। सीधा मतलब है कि वो लोग नहीं चाहते कि स्टेला घर वापस आए और उनके इस छोटे से कपल ट्रिप को खराब करे। लेकिन मैं सच में उसे वापस भेज भी नहीं सकता। मुझे वॉरेन और डायना की इज्जत भी रखनी है और स्टेला की भी। आखिर डिवोर्स मैंने ही फाइल किया था। स्टेला के बारे में सोचते ही मुझे अपनी जिंदगी और भी ज्यादा डार्क लगने लगती है। कौन सोच सकता था कि विजनरी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट, जिसे क्लीनलीनेस का लेजेंडरी ऑब्सेशन है, वो घर में इतनी बुरी हालत में रहती है। इस प्रिंसेस ने मुझे सिखाया है कि घर में कभी हाथ तक न लगाने का असली मतलब क्या होता है। यहाँ कोई शब्द नहीं है, सिर्फ दर्द है। उधर एक लग्जरी विला में डायना आखिरकार महजोंग टेबल से उठती है। वो वॉरेन के साथ बैठती है और उसी दौरान वॉरेन कुछ ऐसा बोल देता है जो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। वॉरेन कैजुअल कपड़ों में खड़ा होता है, चेहरे पर चिंता, और सामने उस औरत को देख रहा होता है जिसने सालों से उसे कंट्रोल में रखा हुआ है। वो धीरे से सांस छोड़ता है। हनी क्या ये सच में सही है? अगर कुछ गलत हो गया तो? डायना एक संतरा छीलती है और उसे देते हुए भौहें चढ़ाती है। उन दोनों के बीच जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा चल रहा है। मुझे पहले से ही काफी हद तक समझ आ चुका है कि क्या हुआ होगा। और मुझे ये बताओ, उस नालायक लड़की ने हमें एक बार भी कॉल किया, घर आने के लिए पूछा तक नहीं। वो एली की आदत डाल चुकी है कि वो उसका ख्याल रखे। फालतू टेंशन मत लो। हमने एली को 3 साल तक देखा है, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया वो कैसा इंसान है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, एली स्मोक करता है, लेकिन उस नालायक लड़की के लिए उसने पूरे 3 साल एक भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। अब तुम खुद बताओ, क्या स्टेला सच में किसी खतरे में है? वॉरेन संतरा नीचे रखता है, पीछे झुककर डायना को साइड से देखता है। तो एली का स्मोक करना ठीक है, लेकिन मेरा स्मोक करना गुनाह है। डायना तुम हद पार कर रही हो। हद पार? तुम क्या कर लोगे? डिवोर्स दोगे मुझे? हम आज मेरा मूड अच्छा है, तुम 2 सिगरेट पी सकते हो। वॉरेन इसे जैसे कोई शाही फरमान समझता है और तुरंत उठकर लगभग भागता हुआ बालकनी में चला जाता है अपने दोस्तों के साथ स्मोक करने। सच ये है, डायना ने स्टेला को एक बार कॉल किया था। अगर स्टेला बस मान लेती कि वो गलत थी तो उसे चाबी मिल जाती और वो घर वापस आ सकती थी। लेकिन उस जिद्दी लड़की ने कुछ भी नहीं कहा और कॉल काट दी। इसका मतलब साफ है, उसके पास कोई है जो उसका ख्याल रख रहा है। तो फिर टेंशन किस बात की? डायना वापस महजोंग टेबल पर चली जाती है। उधर मैं सुपरमार्केट में ट्रॉली धकेलते हुए सोच रहा होता हूँ कि डिनर में क्या बनाऊं। आखिर मैं पोर्क इंटेस्टाइन का एक हिस्सा, कुछ ग्रीन बीन्स
और मशरूम ले लेता हूँ। जब मैं घर पहुंचता हूँ तब तक स्टेला वापस आ चुकी होती है। उसने पीले रंग का कार्टून बेयर पजामा पहन रखा होता है। वो सोफे पर बैठी होती है, हाथ में चिप्स का पैकेट और टीवी देख रही होती है। जैसे ही वो मुझे सीढ़ियों के पास खड़ा देखती है वो चिप्स नीचे रख देती है। एली, मुझे भूख लगी है। मैं गहरी सांस लेता हूँ। क्या तुम यहाँ लंबे टाइम तक रहने का प्लान बना रही हो? स्टेला तुरंत उत्साह से सिर हिलाती है। मैं खाना और रेंट दोनों के पैसे दूंगी। एली, मुझे छोड़ दिया गया है। मैंने मॉम को कॉल किया, उन्होंने उठाया नहीं और फिर मुझे डांटने वाला मैसेज भेज दिया। मुझे वो मैसेज दिखाओ। डिलीट कर दिया। क्या तुम फिर से मेरा फोन चेक करना चाहते हो? ठीक है, लो पकड़ो, मैं बाथरूम जा रही हूँ। स्टेला अंदर ही अंदर खुश होती है। ट्रॉय सच में ब्लॉक हो चुका है। कोई खास वजह नहीं, बस वो नहीं चाहती कि वो उसकी लाइफ में और जगह ले। उसे विदेशी लड़कियां पसंद है। ठीक है, अब वो भी उससे खत्म। उधर मैं सब्जियां धो रहा होता हूँ और तभी स्टेला चुपचाप किचन में आ जाती है। वो अपने हाथ पीछे बांधती है और सिंक में पड़े सामान को ध्यान से देखती है। ये सब मेरी फेवरेट चीजें हैं। क्या तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी कि मैं वापस नहीं आऊंगी? मैं बिना मुड़े ही सब्जियां धोता रहता हूँ। तुमने खुद कहा था कि तुम्हें किचन की स्मेल पसंद नहीं है, तो फिर यहाँ चुपके से क्यों आ गई? मैं इतना चूजी नहीं हूँ। तुम आती या नहीं आती मैं ठीक से खा लेता। एली, तुम बदल गए हो। मर्द सच में बड़े फिकल होते हैं, है ना? बस कुछ दिन डिवोर्स हुए और तुम इतने ठंडे हो गए। ये मत भूलो, मैं अभी भी तुम्हारी क्रेडिटर हूँ। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। अगर तुम इतने ही नॉन पिकी हो तो तुमने केकड़ा क्यों नहीं खरीदा? स्टेला हमेशा केकड़ा पहले से पका हुआ ही खरीदती थी। हमारे साथ रहने के इतने सालों में हमारा सिर्फ एक बार असली झगड़ा हुआ था, और वो भी तब जब वो जिंदा केकड़े घर लेकर आई और मुझसे बोली कि इन्हें पकाओ। मैं ये नहीं कर पाया तो मैंने उन्हें फिश टैंक में डाल दिया। अगले दिन जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि स्टेला ने सारे केकड़ों को जिंदा ही सीधे उबलते पानी में डाल दिया था। मैंने उस रात एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन मेरे चेहरे पर सब कुछ साफ दिख रहा था। मैंने खाना नहीं बनाया, बर्तन नहीं धोए, किचन साफ नहीं किया। स्टेला समझ गई थी कि उसने लाइन क्रॉस कर दी है। मैंने बस कहा रहने दो और मुड़कर बाहर चला गया, जिस पर स्टेला को लगा कि मैं पूरी रात के लिए चला गया हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं वापस आया, हाथ में दही का पैकेट लेकर। जाओ सोफे पर बैठो और ये पी लो, यहाँ खड़े मत रहो। डिवोर्स के बाद मैंने स्टेला के आसपास सावधानी से चलना बंद कर दिया है। वैसे भी औरतों को खुश करना मेरी नेचर में कभी था ही नहीं। लोग बराबर होते हैं, कोई किसी से ऊपर नहीं होता, चाहे अभी तुम मेरी क्रेडिटर ही क्यों ना हो। लेकिन स्टेला फिर भी जाती नहीं है। उसे ये समझ नहीं आता कि जब उसने कहा मैं बदल गया हूँ, असल में वो खुद भी बदल चुकी है। शायद इसलिए क्योंकि अब हमारा रिश्ता बदल चुका है। अब हम हस्बैंड वाइफ नहीं है। अरे इंटेस्टाइन में थोड़ा और मिर्च डालो, तभी असली टेस्ट आएगा। तुम भूल गई क्या? रात के 2 बजे पेट दर्द से मरते मरते बची थी और आधी रात हॉस्पिटल में बिताई थी। ये हमारी शादी के दूसरे साल की बात थी, ठंडी सर्दियों के बीच। स्टेला ने कहा कि उसे उबली हुई फिश चाहिए और वो भी सबसे ज्यादा मसालेदार। उसी रात उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डायग्नोसिस था इंटेस्टाइनल स्पेज्म। इंजेक्शन काम नहीं आया, ड्रिप काम नहीं आई। आखिर में मैं बस उसे पानी पिलाता रहा। मैं पूरी रात उसके बेड के पास बैठा रहा। स्टेला दर्द से कराहती रही पूरी रात, और क्योंकि वो बाकी मरीजों को डिस्टर्ब कर रही थी, मैं लगभग वही वार्ड में लड़ाई करने वाला था, जिसे याद करते ही स्टेला भी चुप हो जाती है। तब उसे लगता था ये सब तो मेरा फर्ज था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखती है तो लगता है वो एक छोटी सी खुशी थी, है ना? और फिर भी वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। ठीक है, मिर्च कम डालते हैं, लेकिन हाई हीट पर पकाना सूप है क्या? एग ड्रॉप सूप। अगर आपको मंजूर हो मेरे लॉर्ड, अगर आप फ्री हो तो क्या आपकी हाइनेस बर्तन और चॉपस्टिक टेबल पर रख देंगी? जरूर, हिजड़ा एली। जैसे ही स्टेला किचन से बाहर जाती है, मेरे चेहरे पर बिना जाने एक हल्की मुस्कान आ जाती है। डिनर में 3 डिश और एक सूप बनता है। अगर स्टेला यहाँ नहीं होती तो शायद मैं कुछ भी नहीं बनाता। टेबल पर हम दोनों चुपचाप खाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। ऐसा लगता है जैसे हम फिर से उन 3 सालों में लौट गए हों। डिनर के बाद मैं टेबल साफ करता हूँ और इस बार स्टेला बिना बोले मेरी मदद करती है। बर्तन खत्म होने के बाद मैं सोफे पर बैठकर लैपटॉप खोल लेता हूँ। तभी स्टेला वापस आती है। कैजुअल कपड़ों में। एली, नीचे वॉक पर चलोगे? ये प्रिंसेस तुम्हें अपने साथ चलने का ऑनर दे रही है। नहीं, आ रहे हो या नहीं? मुझे काम है। स्टेला गुस्से से भर जाती है। वो एक गहरी सांस लेती है और फिर अचानक उसका चेहरा मुस्कान से भर जाता है और वो मीठी आवाज में बोलती है, एली प्लीज, मैं बस थोड़ा वॉक करना चाहती हूँ, बस करो। उफ, तुमसे नहीं होगा। मैं स्टेला के इस कॉम्बो अटैक को नहीं झेल पाता, आधा फिजिकल आधा जादू जैसा, और फिर मैं दोनों हाथ उठा के हार मान लेता हूँ। ठीक है, चलते हैं। नीचे आते ही स्टेला बिना मेकअप के भी कमाल लग रही होती है। उसकी हाइट, उसकी लंबी टांगे, जहां भी जाती है सबकी नजर उस पर टिक जाती है, और मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। हम दोनों साथ में एकदम परफेक्ट जोड़ी लग रहे होते हैं, और कुछ ही पलों में पूरे कॉम्प्लेक्स का ध्यान हमारी तरफ आ जाता है। हम चलते चलते बास्केटबॉल कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और तभी स्टेला अचानक बोलती है, मेरी टांगे जवाब दे चुकी है, मुझे स्टोर से पानी चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? मैं स्टोर की तरफ नजर डालता हूँ और सिर हिला देता हूँ। घर पहुंचकर पी लेंगे। स्टेला धीरे से बड़बड़ाती है, कितने कंजूस हो तुम, और फिर खुद ही स्टोर की तरफ भाग जाती है। अभी तो कह रही थी टांगे नहीं चल रही। मैं वहां अकेला खड़ा रह जाता हूँ और बास्केटबॉल कोर्ट को देखता हूँ। सोचता हूँ कि खेलूं या नहीं। तभी करीब 20 साल का एक लड़का अपना टखना मोड़ लेता है और लंगड़ाते हुए बाहर चला जाता है। अब गेम में एक प्लेयर
शेयर कम हो जाता है और सबकी नजर मेरी तरफ मुड़ जाती है। उनमें से एक पूछता है खेलेगा? अगर मैं मना करता हूँ तो कोई और आ जाएगा। काफी समय हो गया मैंने बॉल छुई तक नहीं, हाथ भी थोड़े जमे हुए लग रहे हैं। मैं लगातार 2 पास मिस कर देता हूँ और कुछ लोग चिढ़कर मुझे देखते हैं। मेरा प्राइड ये बर्दाश्त नहीं करता कि मैं ऐसे ही निकल जाऊं। मैं जैकेट उतारता हूँ और फिर से कोर्ट में उतरता हूँ। इस बार मैं बॉल पकड़ता हूँ और जल्दीबाजी नहीं करता, बस अपना रिदम पकड़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे पसीना निकलना शुरू होता है वैसे वैसे सब वापस आने लगता है। लेअप, 3 पॉइंटर, स्टील, असिस्ट, सब कुछ वापस आ जाता है, बस रिबाउंड छोड़कर। मैं फिर से अपने जोन में आ जाता हूँ और जैसे ही मुझे खुद पर थोड़ा गर्व होने लगता है, अचानक कोर्ट का माहौल बदल जाता है। हर लड़का अचानक ऐसे खेलने लगता है जैसे उसमें एनर्जी भर दी गई हो। कोई तो डंक तक मार देता है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तभी मेरी नजर उस लड़के पर जाती है जिसका टखना मुड़ा था। वो कोर्ट के बाहर कहीं घूर रहा होता है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, स्टेला वापस आ चुकी होती है। वो बेंच पर बैठी होती है, फोन पर बात करते हुए, और पूरा सीरियस एक्सप्रेशन होता है। मेरा हस्बैंड ऐसी चीजों की जरूरत नहीं रखता, वो स्नैक्स नहीं खाता। फोन के दूसरी तरफ से एक छेड़ने वाली आवाज आती है, अरे स्वीटी, ऐसा नहीं होता, हर आदमी कभी ना कभी भटकता है। दूसरी तरफ की घास हमेशा ज्यादा हरी लगती है। मेरा वाला नहीं जंगली फूल। छी। उधर कुछ सेकंड के लिए चुप्पी छा जाती है, जैसे किसी को सीधा चोट लग गई हो। फिर एक लंबी सांस की आवाज आती है, टेंशन मत लो, मैं खुद ही उसे फंसा लूंगी। इतना कॉन्फिडेंस। मेरा हस्बैंड सिर्फ लंबी टांगों वाली लड़कियों में इंटरेस्ट रखता है। मेरी हाइट 172 है, तुम्हारी 170 भी पार करती हो। और कॉल वहीं कट जाती है। इधर गेम भी खत्म हो जाता है और आखिरी हिस्से में तो मैं बुरी तरह पिट चुका होता हूँ। फिर सबके सामने मैं स्टेला के पास जाता हूँ, उसके हाथ से पानी की बोतल लेता हूँ और एक ही बार में खत्म कर देता हूँ। ये फूल पहले से बुक है। मैं बाकी लोगों की तरफ देखता तक नहीं और सीधे उसके फोन की तरफ देखता हूँ। ये कॉल मेरे लिए था क्या? स्टेला हंसती है और सिर हिलाती है, स्पैम कॉल था। तुम्हें वहां पिटते हुए देखना बहुत दर्दनाक था, तो टाइम पास के लिए उठा लिया। तो क्या हुआ? उम्र दिखने लगी, दम खत्म हो रहा है। मैं कंधे उचकाता हूँ। तुम जैसी लड़की साइड लाइन पर हो तो मुझे किसी और बूस्ट की जरूरत नहीं। चलो। ये लोग अब मुझे दुश्मन की तरह देखने लगे हैं। मेरे बोलते ही पीछे से बॉल के टप्पे की आवाज आती है। वो लड़का जो बार बार डंक मार रहा था मेरे पास आता है और 1-on-1 के लिए चैलेंज करता है। मैं मना नहीं करता और इस बार तो पूरी तरह हार जाता हूँ। वो लड़का खुश हो जाता है जैसे उसने कोई देवी जीत ली हो, लेकिन फिर वो देखता है कि वही देवी मुझे देखकर हंस रही है और जब वो उसकी तरफ देखती है उसकी आंखें एकदम ठंडी हो जाती है। मैं और स्टेला वहां से निकल जाते हैं और हमारे जाते ही पूरा कोर्ट जैसे खाली हो जाता है। एनर्जी ही खत्म हो जाती है। बाकी लड़के जमीन पर बैठ जाते हैं जैसे मुरझाई हुई सब्जियां। डंक मारने वाला लड़का लंबी सांस छोड़ता है। बास्केटबॉल खेलकर क्या मिलेगा? गर्लफ्रेंड ढूंढनी चाहिए। सब चुपचाप सिर हिलाते हैं जैसे ये कोई बड़ी सच्चाई हो। उधर शहर के एक अपस्केल अपार्टमेंट में एक औरत शीशे के सामने खड़ी गुस्से में दांत पीस रही होती है। तुम सोचती हो 172 बहुत बड़ी बात है, मैं 180 हूँ। ये मापने वाला टेप खराब है क्या? मेरी हाइट 166 क्यों आ रही है? उधर मैं पूरी तरह थक चुका होता हूँ, शरीर से भी और दिमाग से भी। जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूँ मैं तुरंत सो जाता हूँ। मास्टर बेडरूम में स्टेला मेरे पुराने फोन के साथ खेल रही होती है। स्क्रीन पर दिख रहे 2 नंबर को वो ध्यान से देखती है। उसे याद आता है जब उसने पहले कॉल उठाया था तो दूसरी तरफ वाले का रिएक्शन थोड़ा अजीब था। कुछ तो गड़बड़ है। उसे बार बार ऐसा ही लगता है। क्या एली की लाइफ में कोई और है? क्या ये सब डिवोर्स से पहले ही शुरू हो गया था? वो ये नहीं कह सकती कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन डिवोर्स के 2 दिन बाद ही अगर मेरी लाइफ में कोई और आ गया, ये सोचते ही उसके अंदर जलन बढ़ने लगती है और फिर वो नंबर डायल कर देती है। कॉल तुरंत उठ जाता है। स्टेला का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। चेहरे पर एकदम मीठी मुस्कान आ जाती है। सुपरवाइजर ली, इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। आप अभी सोए नहीं है ना? जब वाइस प्रेसिडेंट कॉल करे तो कोई ये नहीं कहता कि वो सो रहा था, वो तुरंत कहता है कि वो बिल्कुल जाग रहा है। स्टेला फिर से उसी गर्म अंदाज में बोलती है, मैंने सुना आपका छुट्टी वाला रिक्वेस्ट हाल ही में रिजेक्ट हो गया था। घर पर सब ठीक है ना? अच्छा, कल शनिवार है, उसके साथ रविवार जोड़ लो और 2 दिन और ले लो। क्या इतना काफी होगा? बहुत ज्यादा धन्यवाद। तो फिर कल ऑफिस आकर काम हैंडओवर कर देना, मैं साइन कर दूंगी। थोड़ी हल्की फुल्की बातों के बाद स्टेला असली मुद्दे पर आती है। सुपरवाइजर ली, मैंने सुना आपकी पत्नी टेलीकॉम में काम करती है, मुझे एक नंबर चेक करवाना है, आप मदद कर सकते हैं? कोई जल्दी नहीं है, जब टाइम मिले। बस इतना पता करना है कि ये सिम किसके नाम पर रजिस्टर है। जैसे ही कॉल खत्म होती है स्टेला का चेहरा तुरंत पहले जैसा ठंडा हो जाता है। करीब आधे घंटे बाद सुपरवाइजर ली का कॉल वापस आता है। उस छुट्टी के लिए वो अपने पति को आधी रात में ऑफिस तक ले गई, सिर्फ उस नंबर को चेक करवाने के लिए, लेकिन वो नंबर टॉप लेवल सिक्योरिटी में है। कुछ भी पता नहीं चला। सुपरवाइजर ली ये खबर वाइस प्रेसिडेंट स्टेला को देते हुए भी घबरा रही होती है। उसकी छुट्टी अभी भी अप्रूव है, लेकिन वीकेंड जोड़कर बस 4 दिन की ही बनी है। स्टेला बेड पर बैठी रहती है, फोन स्क्रीन पर उस नंबर को घूरते हुए, और धीरे से बड़बड़ाती है, ऐसा नंबर जैसे कोई पोकर हैंड हो और ऊपर से प्रीमियम अकाउंट भी। वीकेंड शांति से निकल जाता है। स्टेला फिर से वही आदतें पकड़ लेती है जो शादी के टाइम थी। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है और काम में डूब जाती है। एक कमेटी ने कई कंपनियों को एक जमीन के लिए बोली लगाने को बुलाया है। एक पुराना रेजिडेंशियल
फाइनेंशियल एरिया, इन्वेस्टमेंट और रिस्क टीम के सभी लोगों ने कैलकुलेशन कर ली है और हर जगह नुकसान ही दिख रहा है। स्टेला को डर है कि कहीं कमेटी ये जमीन जबरदस्ती उनकी कंपनी को ना दे दे। उधर मैं भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता। सुबह नीचे बैठकर अपनी जरूरत की चीजें देखता हूँ और दोपहर में वर्कआउट करता हूँ। हालांकि अब कोई मेरे साथ बास्केटबॉल खेलना नहीं चाहता। उस रात वाले लड़कों को लगता है मैं सिर्फ दिखावा करने आता हूँ। ये 2 दिन मेरे लिए बहुत लंबे लगते हैं। हर 1 मिनट की कीमत है 4 मिलियन युआन। एक साल में ये दबाव घुटन देता है, लेकिन साथ में एक अजीब सा एक्साइटमेंट भी देता है। सोमवार की सुबह स्टेला जल्दी जल्दी खाती है और ऑफिस निकल जाती है। जाते जाते वो पूछती है, क्या रास्ते में साथ चलना है? मैं सिर हिला देता हूँ, तुम्हारे रास्ते में नहीं है। डायना सच में जैसे भूल ही गई है कि उसकी एक खूबसूरत बेटी भी है। 2 दिन में एक भी कॉल नहीं और स्टेला ने भी उसे कॉल नहीं किया। अब मुझे ये सब थोड़ा अजीब लगने लगता है। डायना का कॉल ना करना एक बात है, लेकिन ट्रॉय का भी कोई कॉल नहीं आया। क्या सच में स्टेला ने उसे ब्लॉक कर दिया? अब वो आखिर कर क्या रही है? उधर समंदर के उस पार एक बड़ा आदमी अपने बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा होता है। ऐसा चेहरा जैसे उसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं बची। उसे समझ नहीं आता स्टेला आखिर कर क्या रही है। उसने बिना कुछ बोले उसे ब्लॉक कैसे कर दिया? वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, जो बताता है कि नव विवाहित जोड़ा हनीमून पर गया है। ये सुनते ही ट्रॉय लगभग घुट जाता है। जैसे ही मैं वापस आऊंगा सबसे पहले एली से निपटूंगा। सोचा भी नहीं था कोई इतना मामूली इंसान मुझसे पहले पहुंच जाएगा। उधर मैं फिर से ग्लोरी ग्रुप पहुंचता हूँ। इस बार सबक सीख चुका हूँ। उस प्लाजा को पार करना सच में जानलेवा है, खासकर जब वो खतरनाक औरत गाड़ी चला रही हो। स्टेला के साथ बिताए 3 सालों ने मुझे अमीर और आम लोगों के बीच का फर्क दिखा दिया है और खूबसूरत औरतों से थोड़ा सतर्क भी बना दिया है। जो बाहर से परफेक्ट दिखती है वो अंदर से स्टेला जैसी भी हो सकती है। स्टेला खुद कहती थी 10 में से 9 लड़कियां जो अकेले रहती हैं वैसी ही होती हैं जैसे वो है। उसकी इस एक बात ने मेरे सारे खूबसूरत ख्वाब तोड़ दिए थे। मैं सही सलामत ग्लोरी ग्रुप के अंदर पहुंच जाता हूँ। आज ऑफिस काफी भरा हुआ है। सूट पहनकर मैं भी पूरी तरह प्रोफेशनल लग रहा हूँ। मैं फ्रंट डेस्क पर जाता हूँ, अपना आईडी देता हूँ और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। साइन करने के बाद फ्रंट डेस्क वाली लड़की कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक कैंडी रख देती है और मुस्कुराकर बोलती है, ग्लोरी ग्रुप में आपका स्वागत है। ये कैंडी हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। इसका मतलब है कल की कड़वाहट को पीछे छोड़ देना। ग्लोरी में काम करना मीठा होता है। उस लड़की के गोल गोल गाल है, काफी क्यूट लग रही होती है। मैं मुस्कुराता हूँ और जवाब देने के लिए मुंह खोलता हूँ कि तभी पीछे से एक ठंडी और तेज आवाज हवा को चीरती हुई आती है।